हेलो फ्रेंड्स, आज तक आपने बहुत से YouTube वीडियोस देखे होंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो हो सकता है आपके सोचने का तरीका ही चेंज हो जाए। और यदि आपको पूरा वीडियो देखने के बाद वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा नहीं लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए। देखिए, तो इस वीडियो में अपन बहुत ही शानदार टॉपिक देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, बेगर्स मेथड। और अगर कोई पूछे मेरे को पीएनसी का मेरे को एक टॉपिक करना है तो वो ये टॉपिक है जो आपको जरूर करना चाहिए। और क्यों इसका बेगर्स मेथड नाम पड़ा वो भी अपन पूरी कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पीएनसी को छोड़ चुके हैं तो एक बार इतने वीडियो देखें, इसको देखो, फिर देखना कि पीएनसी भी आसान है और कैसे इसके क्वेश्चंस निकाले जाते हैं या कैसे ऐसे टॉपिक्स को सिंपल बनाया जा सकता है रियल में। आराम से देखना। तो देखिए, यदि आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए जीरो टू आईआईटी हीरो, बिल्कुल बेसिक से आईआईटी लेवल तक। एंड इसके साथ आपको डीपीपी भी मिलेगा। उस डीपीपी में दिक्कत या लेक्चर में कहीं कोई दिक्कत तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास कितने बजे, 6:15 बजे। इसका डिटेल इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेन चीज जो है इस वीडियो को आप देखते हैं तो वो आपको कि वे ऑफ थिंकिंग कि कैसे प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं अपन आईआईटी में। तो देखिए, सबसे पहले अपन इस पे चलते हैं। ये है डिस्ट्रीब्यूशन या बेगर्स मेथड। यहां पे मैं दो चीजें आपको बताऊंगा। एक है इसका प्रूफ, बेगर्स मेथड का प्रूफ, और दूसरा है कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। देखो, प्रूफ एक चीज है, वो आप एक बार कर लेंगे उससे फॉर्मूला आ जाएगा, पर क्या उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे? नहीं। मैं बता दूं, जो प्रूफ है वो तो इसका प्रूफ है, ये तो एक क्वेश्चन हुआ। तो कैसे कनेक्ट करना है चीजों को, वो है रियलिटी। तो देखो, ये दोनों ही चीजें अपन देखेंगे, बाकी दोनों ही बहुत गजब की चीज। यहां पे भी एक वे ऑफ थिंकिंग मिलने वाला कि हाँ अरे ऐसे सोच सकते हैं। और आगे जो कनेक्टिविटी है मेन, वो है कि आपके दिमाग में कैसे आए, कि कैसे आप क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो शुरू होते हैं, चलिए इस पे देखो क्या बोलते हैं। इसकी थोड़ी बाद में आते हैं अपन। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स। कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स। और देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। आज केवल और केवल एक ही चीज की बात करेंगे जो एक जैसी हो, एक जैसी हो, है ना। अलाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्संस विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स, एक जैसे ऑब्जेक्ट्स है, कितने पर्संस में बांटना है? आर पर्संस में, और विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कैसे ही बांट दो, कैसे ही बांट दो। क्लियर है क्या? कैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट, अब यहां पे क्या है कि सभी के सभी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, खुद नहीं रख सकते। तो डिस्ट्रीब्यूट ऑल, वन पर्सन कैन गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनी नंबर ऑफ, मतलब एक पर्सन को आप कितना भी दे सकते हैं। कितना बोले तो 0 भी दे सकते हो, मतलब कुछ नहीं दिया उसको, और उसको तुम दिल आ गया तो पूरे के पूरे भी दे सकते हो। तो मतलब देखो, एन ऑब्जेक्ट से अलाइक, आर पर्सन से, उनमें अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई कंडीशन नहीं है। पर एक ये भाई, सभी के सभी को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसी पर्सन को कितना भी मिल सकता है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोचें, देखिए। तो अपन क्या करते हैं, कैसे सोचोगे? तो अपन देखो, जो सबसे बेस्ट वे वो देखिए ध्यान से। इन ऑब्जेक्ट्स को, अलाइक ऑब्जेक्ट्स को मैं लिख देता हूं एक लाइन में, एक लाइन में मैं रख देता हूं उनको। जो भी मेरे पास अलाइक ऑब्जेक्ट्स थे एक जैसे ही थे भाई, O1 और 2 तो नहीं लगाएंगे ना इस बार, सबके सब एक जैसे थे। तो इन ऑब्जेक्ट्स को मैंने एक लाइन में रख दिया। अब मेरे को क्या करना है? इनको आर पर्संस में बांटना है। तो अगर बांटना हो तो देखो क्या करते हैं अपन, इन ऑब्जेक्ट्स, अगर मुझे इन ऑब्जेक्ट्स को 2 लोगों में बांटना हो, तो एक लोग में बांटना हो तो मैं एक को पूरे दे दूंगा। पर अगर मुझे ये इतने ऑब्जेक्ट्स है, एन ऑब्जेक्ट्स है अलाइक, इनको अगर 2 लोगों में बांटना हो तो क्या करूंगा मैं? अगर 2 लोगों में बांटना हो तो क्या करूंगा सर? ग्रुपिंग ना, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या करें देखो, तो ऐसा करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स बड़े हैं, उनके बीच में एक पार्टीशन लगा देते हैं, एक पार्टीशन लगा देते हैं। ये अरे एक दीवार लगा दी, इनमें दीवार लगा, पार्टीशन लगा दिया। तो इधर जो ऑब्जेक्ट बचेंगे वो तो किसको दे दूंगा? पहले पर्सन को, और ये ऑब्जेक्ट्स किसको दे दूंगा? दूसरे को। तो मतलब अपन, अगर इन ऑब्जेक्ट्स को मेरे को 2 आदमियों को देना होता तो मैं एक पार्टीशन लगा देता।
मतलब दो आदमी को देना होता है। अब जितने टाइप से मैं ये पार्टीशन लगाऊंगा, देखो इधर वाले ऑब्जेक्ट में दे दूंगा पर्सन 1 को, इधर वाले ऑब्जेक्ट दे दूंगा पर्सन 2 को। अब ये पार्टीशन यहां लगाया तो पहले को कितने मिले 2, बाकी को कितने मिले बचे हुए। अगर मैं ये पार्टीशन यहां लगाता तो पहले को कितना मिलता 1 और बाकी बचे हुए दूसरे को। अगर ये पार्टीशन मैं यहां लगाता तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो पहले को क्या मिलता 0, एकदम कुछ नहीं देते उसको, और दूसरा क्या ले जाता पूरे के पूरे। तो ये भी एक वैलिड तरीका है। देखो लिखा है यहां पे कि एक पर्सन को कितना भी ऑब्जेक्ट मिल सकता है, तो यहां पे भी मैं पार्टीशन लगा सकता था, तो ये आ जाता। अगर मैं यहां पार्टीशन लगाता तो ये सब के सब ऑब्जेक्ट किसको मिल जाते पहले को, दूसरे को कितने मिल जाते 0। तो कुल मिला के जितने नंबर ऑफ वेज से आप पार्टीशन लगा पाएंगे उतने ही वेज हो जाएंगे क्या। अब एक चीज याद रखना कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स क्या मैटर करता है डिस्ट्रीब्यूशन में, ये तो मैटर करेगा ही नहीं कि किसको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो सबके सब सेम है। अरे वो तो जब आप फ्रूट्स लेने जाते हो तो रेडी वाला भी बोलता है ना, कोई सा ही ले लो एक ही बात है, सबके सब एक जैसे ही हैं, समझे। तो इसका मतलब अब इस बात का तो इफेक्ट ही नहीं आएगा कि किसको कौन सा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, किस बात का इफेक्ट आएगा कि किसको कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, कि पहले आदमी को कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम है। तो अब केवल एक ही चीज मैटर करेगी कि किसको कितने दे रहे हो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब समान। तो जैसे मान लो मेरे को 2 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैं कितना, एक पार्टीशन लगा देता क्या, एक पार्टीशन। अगर मेरे को ये ऑब्जेक्ट्स 2 पर्सन में देना होता तो मैं एक पार्टीशन लगा देता, और जितने तरीकों से मैं पार्टीशन लगा पाता उतने ही तरीके डिस्ट्रीब्यूशन के हो जाते। बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे को 3 पर्सन में देना होता, तो 3 पर्सन को देना होता तो मैं क्या करता, एक पार्टीशन और लगा देता क्या, जैसे यहां पे। तो अब मैं अगर 3 पर्सन में बांटना हो तो देखो 2 पार्टीशन लगा दूंगा, तो ये वाले तो पहले को मिल जाएंगे, यहां पे जो आएंगे वो दूसरे को मिल जाएंगे, और ये वाले तीसरे को मिल जाएंगे। अब ये पार्टीशन मैं यहां पे भी लगा सकता हूं, मैं ये यहां पे भी लगा सकता हूं। तो क्या हुआ, ये 2 पार्टीशन सेम आ गए, तो इसका मतलब इधर वाले तो पहले के पास, इनके बीच में कुछ है ही नहीं, तो दूसरे के पास कुछ जाएगा ही नहीं, और ये तीसरे के पास। तो ये पार्टीशन आप जितने तरीके से लगा पाओगे यहां पे भी लगा सकता हूं। तो 2 पार्टीशन 3 लोगों में बांटना है, तो देखो कितने पार्टीशन लगाने हैं, 2 पार्टीशन। और अगर मेरे को 4 लोगों में बांटना हुआ तो 4 लोगों में हुआ तो कितने पार्टीशन, अरे कितनी दीवारें लगा दें, 3, तो 3 लगा दी। तो देखो ये वाले पहले को, ये वाले दूसरे को, ये वाले तीसरे को, ये वाले चौथे को। अब मुझे ये बताओ तुम, देखो ध्यान से देखो, अगर 2 पर्सन्स में बांटना होता तो 1, 3 में तो 2, 4 में तो 3, मतलब एक कम पार्टीशन लगा देंगे क्या। अब r पर्सन्स में बांटना है तो कितने पार्टीशन लगा देंगे, एक कम, मतलब r-1। और ये पार्टीशन अपन कैसे लगाने वाले हैं, एकदम एक जैसे, अलाइक पार्टीशन लगाने वाले हैं। तो कितने पार्टीशन लगाने हैं टोटल, r-1 अलाइक ऑब्जेक्ट, r-n अलाइक पार्टीशन। क्यों अलाइक, क्यों नहीं तो फिर ये फर्क पड़ जाएगा ना कि कौन से पार्टीशन के किधर वाले। तो अब तो एकदम मेड खींच रहे, बिल्कुल सेम टू सेम, कि पता ही ना चले। और ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, कैसे अलाइक, n ऑब्जेक्ट्स है कैसे अलाइक। तो ये n ऑब्जेक्ट्स है और ये n r-1 पार्टीशन लगाने पड़े। क्या कर रहा हूं, बहुत खतरनाक चीज करिए सबके सब ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रख दिया, एक ही तरीका था। अब अपने को r लोगों को देना था तो कितने पार्टीशन लगा ले, r-1। अब आप इनको जितने तरीकों से अरेंज कर पाओ, परम्यूट कर पाओ, उतने ही तरीके हो जाएंगे देने के। कैसे हो जाएंगे उतने ही तरीके डिस्ट्रीब्यूट। जैसे मान लो मैंने ये पार्टीशन लगा रखे, ये एक अरेंजमेंट है क्या, तो इस बार क्या होगा, ये वाले ऑब्जेक्ट पहले के पास, ये वाले दूसरे, ये वाले तीसरे, ये वाले चौथे, ये वाले पांचवे। ऐसे जितने भी आप पार्टीशंस लगाओगे यहाँ पे, मतलब पार्टीशन और ऑब्जेक्ट्स को जितने टाइप से आप अरेंज कर पाओगे उतने ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन, उतने ही नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे किसके, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात क्लियर होती है क्या। ये बात देखो, अब मेरे पास क्या है, ये n तो ऑब्जेक्ट है जो कि अलाइक है,
और r-1 पार्टीशन है जो कि अलग है। तो इनका अरेंजमेंट अगर मेरे को करना हो, इनको अरेंज मेरे को करना हो या परम्यूट मेरे को करना हो, तो देखो टोटल कितना आ गया, टोटल तो आ गया n प्लस r-1 का फैक्टोरियल। भाई जैसे अपने पास 10 ऑब्जेक्ट्स होते थे तो टोटल 10, उनमें से 6 एक जैसे और 4 एक जैसे, तो उनका अरेंजमेंट कैसे करते थे, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल होता था। तो वही टोटल तो ये अपॉन इनमें एक जैसे कितने हैं n, तो n फैक्टोरियल, और कितने एक जैसे हैं r-1, तो यही होता गया। अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ये क्या आएगा, n प्लस r-1 c r-1, ये इसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख लेना, वापस खोल लो ये आ जाएगा, वापस खोल लो ये आ जाएगा। तो इनको मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, n प्लस r-1 c r-1, इतने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं। इसका मतलब इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके भी कितने हो जाएंगे, ही जितने टाइप से अरेंज करोगे उतनी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये तो था एक मेथड। अब दूसरा मैं आपको सोचने का तरीका देखो, यहां पे वो भी देते हैं, अरे आगा ना, हाँ अभी क्वेश्चन कैसे करना वो बताएंगे, अभी प्रूफ पे बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला ये आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। अगर मैं आपको पूछूं यहां पे देखो टोटल कितने प्लेसेस हो गए, टोटल प्लेसेस जहां पे पार्टीशन और इसको अपने को ऑब्जेक्ट्स को रखना है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल प्लेस जहां पे अपन एक प्लेसेस, टोटल प्लेसेस कितने हो गए, n प्लस r-1। कैसे हुए टोटल, देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं मेरे को r-1 तो पार्टीशन लगाने थे और n मेरे पास ऑब्जेक्ट्स थे, तो मेरे को टोटल कितने प्लेसेस चाहिए थे, और यहाँ एक लाइन में ही करना था ना सब काम, तो टोटल कितनी जगह चाहिए थी मेरे को, टोटल कितनी जगह चाहिए थी, n प्लस r-1। भाई r-1 ऑब्जेक्ट पार्टीशन लगाने और n ऑब्जेक्ट्स थे, तो इतनी जगह मुझे कुल चाहिए थी। अब देखो मैं काम क्या करता हूं, मैं पहले ये करता हूं पार्टीशन लगा देता हूं। कितने पार्टीशन लगाने मेरे को, r-1, तो इनमें से मैं पार्टीशन लगा देता हूं n प्लस r-1 c r-1 जगह पे मैंने ये टोटल प्लेसेस थे, उनमें से r-1 प्लेसेस चूज किए, वहां पे पार्टीशन लगा दिए। पार्टीशन लगाने का एक ही तरीका, क्यों, क्योंकि सबके सब पार्टीशन अलाइक थे, ये बात क्लियर है, सबके सब पार्टीशन अलाइक थे, सबके सब पार्टीशन अलाइक थे, तो वो पार्टीशन मैंने लगा दिए। अब क्या करा, मेरे पास जो प्लेसेस बचे हैं उन सब में मैं एक एक ऑब्जेक्ट रख दूंगा, तो वो भी कितना तरीका, एक ही तरीका, तो कुल मिला के ये पार्टीशन लगेगा। मतलब पार्टीशन पहले लगा दिए, टोटल प्लेसेस देखे कि पार्टीशन प्लस ऑब्जेक्ट्स के लिए चाहिए थे, फिर r-1 प्लेसेस पे पार्टीशन लगा दिए, तो वो कैसे, मैंने r-1 प्लेस सेलेक्ट कर लिए और वहां पे पार्टीशन रख दिए, उसके बाद में वो ऑब्जेक्ट्स को रख दिया बचे हुए चीजें। तो ये तरीका, दोनों ही तरीकों से आप समझ सकते हैं इस चीज को। और ऐसा हो सकता है कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे आ जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बाकी ऐसा हो तो मैं बता दूं, इस फॉर्मूले क्या प्रूफ का रियलिटी से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। 99% क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले से हो जाएंगे और इसकी कभी आपको याद ही नहीं आएगी कि प्रूफ कैसे किया था। अब यार प्रूफ करके मैंने अगर जनरल फॉर्मूला डेरिवेशन कर दिया है तो क्या मैं बेवकूफ हूं, हर क्वेश्चन में प्रूफ थोड़े करूंगा ना। और इसमें खास बात यही है कि इसके क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है इस फॉर्मूले का यूज करके, वो देखिए मेन चीज वो है। तो इस फॉर्मूले को भी एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। देखो इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका, c कितने लोगों में बांटना था, r-1, तो r-1 और यहां r-1 प्लस कितने ऑब्जेक्ट्स बांटने थे, n, तो n यहां लिख दो, ये फॉर्मूला आता है। हमेशा ही अपन ऐसे लिखेंगे, कितने पर्सन्स में बांटना था r, तो यहां पे r-1, यहां पे r-1, कितने ऑब्जेक्ट्स बांटते थे, n, तो n लाइक ऑब्जेक्ट। अगर कहीं ऐसा दिखे n लाइक ऑब्जेक्ट्स और r पर्सन्स में बांटना है तो दिमाग में आना चाहिए बेगर्स मेथड। अरे बांटने का काम तो क्या करते हैं, मतलब अपन जनरली बेगर्स में बांटते हैं, जैसे कॉइन्स बांटते हैं वैसे, या फिर कुछ कंबल्स बांट दिया, तो इसलिए इसका नाम बेगर्स मेथड हो जाता है। बाकी और भी हाँ इसके काफी कहानियां हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, n प्लस r सीमा, ये फॉर्मूला याद ऐसे रहेंगे, रख सकते हैं, बाकी ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा बेटर है। कि देखो ये क्या है, r पर्सन्स में बांटना था तो r-1, r-1, कितने ऑब्जेक्ट्स n, और विदाउट एनी कंस्ट्रेंट,
मतलब कितने भी मिल सकते हैं। अब इसका ये तो हुआ प्रूफ, ये एक पार्ट था, तो प्रूफ आपने आराम से समझा, बहुत अच्छा। अब अपन की क्वेश्चंस कैसे हैंडल कर लें उसके लिए देखिए, उसके लिए अपन जब भी ऐसा दिखेगा कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स को बांटना है और कुछ पर्सन्स में बांटना है, कोई कंडीशन भी दे सकता है या कोई कंडीशन ना भी दे। अगर अपने को बांटने की बात करें ना और अलाइक ऑब्जेक्ट्स को, तो इसका एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, इस क्वेश्चन के करेस्पॉन्डिंग एक मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, तो उसकी हेल्प से अपन करने वाले हैं ये सब काम, तो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा अपने लिए, ये बाद में पढ़ेंगे। देखो अब ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि n अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, ध्यान से सुनना, n अलाइक ऑब्जेक्ट्स है, कितने परसेंट में बांटना है, r परसेंट में बांटना है, और क्या, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं। ये अपना क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा बोले तो एक मॉडल बनाना सिखाता हूं मैं मैथमेटिकल, जिससे सब क्वेश्चंस होंगे और गजब का फीलिंग आएगा। देखिए मैंने मान लिया, देखो अनलाइक ऑब्जेक्ट के केस में क्या है कि किस पर्सन को कितने ऑब्जेक्ट मिले, केवल और केवल यही बांटने का मतलब होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब केवल एक ही होगा कि किस पर्सन को कितने ऑब्जेक्ट्स मिले, कितने कितने ऑब्जेक्ट्स मिले हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किस पर्सन को कौन सा ऑब्जेक्ट मिला है, क्योंकि यहां तो ऑब्जेक्ट सब सेम ही है। तो इसलिए मैंने मान लिया, लेट पर्सन P1, पर्सन 1 गेट्स x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, x1 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहले वाले पर्सन को कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, x1, और ऐसे ही पर्सन 2 गेट्स x2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ही 3 गेट्स x3 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ऐसे ही आर्थ पर्सन क्या करता है, xr नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ आएगी? क्या लिखा है मैंने कि अपने को जो काम करना था, अपने ये मान लिया कि जो पहला पर्सन है वो कितने ऑब्जेक्ट्स लेता है, x1, मतलब x1 ऑब्जेक्ट्स उसको मिलते हैं। पहले पर्सन को x1 ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, दूसरे को x2, तीसरे को x3, चौथे को x4 और आर्थ को xr। तो अगर मैं आपको अभी पूछूं कि विदाउट एनी कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, x1, x2, x3, ये जो है xr, इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। विदाउट एनी कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अपन किसी पर्सन को कितने ही ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। अगर दिल किया तो पूरे के पूरे एक को दे सकते हैं, है ना, और दिल नहीं किया तो उसको कुछ भी नहीं दे सकते। क्लियर है क्या? तो ये, या इसको थोड़ा सा और अच्छा लिखें, इनको एक साथ अपन ऐसे लिख सकते हैं, xi बिलोंग्स टू w। बिलोंग्स टू w का मतलब है कि क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर या होल नंबर। ये w लिखने का मतलब क्या है, होल नंबर। मतलब xi जो है वो क्या आएगा, होल नंबर। xi जो रहेगा वो क्या रहेगा, होल नंबर। मतलब किसी पर्सन को कितने ही ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो xi होल नंबर, तो ये तो मैंने माना। अब देखो, अगर आपने ऐसा बोला कि पहले को x1 मिले और दूसरे को x2 मिले और तीसरे को x3 मिले और r वाले को xr मिले, तो इन सब का योग कितना होगा? ये क्या है, जो r ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट्स थे उन्हीं को तो बांटा था अपने। ऐसा मान लिया पहले को x1 दूसरे को x2, तो ये टोटल का सम कितना आएगा। तो जब भी आपके पास ये आए कि r पर्सन्स में कुछ अलाइक ऑब्जेक्ट्स बांटने हैं, तो ये तो रहे, देखो आपके r पर्सन, ये तो रहे आपके r पर्सन, और ये रहे आपके ऑब्जेक्ट्स, ये रहे आपके ऑब्जेक्ट्स। ये बात क्लियर होती है? ये तो रहे r पर्सन्स और ये रहे आपके ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स और ये ऑब्जेक्ट। ये बात क्लियर होती है क्या? तो मैथमेटिक्स में अपन हमेशा उसके करेस्पॉन्डिंग ये मॉडल बना लेंगे कि अगर मेरे को r पर्सन्स में ऑब्जेक्ट बांटना है तो मैं सीधा लिख दूंगा, पहला पर्सन प्लस दूसरा पर्सन प्लस तीसरा पर्सन प्लस लास्ट पर्सन बराबर है। मतलब ये क्या है, पहले पर्सन को कितने ऑब्जेक्ट मिले, क्योंकि अब बात केवल इसी पे टिकी हुई है कि किसको कितने ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। क्लियर है? और इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n। इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? देखो, इसका मतलब है कि r पर्सन्स में
n ऑब्जेक्ट बांट रहे हैं, तो अभी सिखाया था r-1, यहाँ पे भी r-1, और यहाँ पे क्या लिखना होता है बच्चों, जितने ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंडीशन बांटने होते हैं वो लिखना होता है यहाँ पे। तो ये आ गया। तो उसके करेस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स मॉडल क्या है, ये अगर r पर्सन्स में n ऑब्जेक्ट बांटने हो तो ये, और इससे करेंगे ना एक तो गजब की फीलिंग आने वाली है, और कितने भी खतरनाक क्वेश्चन को अपन इससे टेकल कर पाएंगे, और ऐसा मतलब पता ही नहीं चलेगा अरे इतना खतरनाक क्वेश्चन हो गया। और वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज वाले में बस ये है कि हाँ एक कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो वो अपने आप फीलिंग आएगी। और इसी से मैं एक बहुत खतरनाक चीज लिख सकते हैं, वो क्या बताइए, अगर मैं इसके लिख दूं नंबर, देखो जो एक्स आर है ये क्या है, होल है क्या, इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के कितने नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे। तो देखिए इस इक्वेशन के ये क्या थे, नंबर ऑफ पेज थे, पर अगर आप ध्यान से देखो तो इनका मान कहां से कहां आ रहा था, 0 1 2 3 4 n तक आ रहा है, 0 से n तक, मतलब इनके सबके मान कैसे आ रहे थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे थे क्या। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, जो ये है ये क्या है, इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव नहीं है उन इंटीग्रल सॉल्यूशंस के नंबर इतने हो जाएंगे क्या। अगर कोई आपको बड़ा सा इक्वेशन लिख के दे दे और ये बोल दे कि इस इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताओ, तो आपके लिए क्या हो, बेगर्स मेथड। अरे वो ये ना कि सर एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को इसमें बांटना है। अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये एन अलाइक ऑब्जेक्ट कैसे हो गया। तो देखो पहली बात तो आपको इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि भैया अपन जब बेगर्स मेथड में बांट रहे थे ऑब्जेक्ट, तो इनको कुछ भी मिल रहा था क्या, 0 से लेके n तक कुछ भी मिल रहा था क्या, मतलब इनके मान कैसे आते रहे थे, नॉन नेगेटिव इंटीजर आ रहे थे क्या। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या कि जो बांटने के तरीके थे उतने ही तरीके इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस के हो जाएंगे। जैसे बांटने के एक तरीके में मान लो इसको n मिला, इसको 0 मिला, इसको 0, इसको 0, तो ये इसकी नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन भी है क्या, ये इस समीकरण का, इस इक्वेशन का ये नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन भी है। फिर भी अगर आपको और अच्छा समझना है तो आप ऐसे समझ लो कि इस n को आप क्या लिख दो, 1 1 1 1 कितनी बार, n टाइम्स। n को क्या लिख दो, 1 1 1 कितनी, n टाइम्स लिखो। तो देखो ये आपके n अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब अपने को इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो किसी को मिनिमम कुछ देंगे तो कितना देंगे, इंटीजर ही तो देंगे, 1 2 3 ऐसा ही तो देंगे। तो इसलिए इस n को अपन क्या लिख दिया, 1 1 1 1 1 n टाइम्स। तो ये अपने n अलाइक ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसको आप इसमें बांट दो, तो इस टाइप से भी आप देख सकते हो कि इन n अलाइक ऑब्जेक्ट्स को इनमें बांट दो, तो वहां से क्या आएगा, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव। मतलब किसी को कितना भी मिल सकता है, मतलब 0 भी मिल सकता है, तो इसलिए वो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। और इंटीजर ही क्यों करा, 1/2 1/2 क्यों नहीं किया, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए। तो फिर अपन कितने बांटेंगे, एक एक करके। अरे n था अपने पास, एक साथ बांटने नहीं लग जाए, एक एक करने बांटेंगे, तो उनको एक एक कर लो। फिर और बाकी देखो, अब एकदम सही लाओ, पोजीशन पे आओ। क्या, अगर मेरे को कभी ये पता चले कि n अलाइक ऑब्जेक्ट्स मेरे को बांटने हैं, कितने, r लोगों में, कैसे बांटने हैं, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, मैंने मान लिया, मन नहीं मन हो जाएगा सब काम, x1 ऑब्जेक्ट पहले को मिले x2, तो मैं तो ये लिखूंगा सीधा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n। और इसके मतलब ये n ऑब्जेक्ट्स इन r पर्सन्स में बांटना है, मतलब इसके तरीके ही आ जाएंगे। और इनका वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3। इसका मतलब इस इक्वेशन के अगर मेरे को नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी यही होंगे। जितने तरीके बांटने के उतने ही तरीके नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन के। क्लियर है क्या। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, और इससे पहले देखो, अब बांटने पे कंडीशंस भी आती है, अरे कंस्ट्रेंट आते हैं ना, कि कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, ईच गेट एटलीस्ट 1, ईच गेट एटलीस्ट 2, इस टाइप के कंडीशंस आते हैं। तो ध्यान रखना यहां पे बहुत सिंपल है, क्या, इफ एनी कंस्ट्रेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन देन फर्स्ट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट।
देन फर्स्ट, जैसे मान लो ऐसा बोल दिया जाए कि ईच गेट एटलीस्ट वन, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक दे ही देंगे, सबसे पहले सबको एक एक दे ही देंगे, क्योंकि वो एक ही तरीका है। अरे अलाइक ऑब्जेक्ट्स है तो सबको एक एक दे दो, पर ये काम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं करना, वहां 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 ग्रुपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ये क्लियर रखना। तो यहां पे अगर अलाइक ऑब्जेक्ट्स है ना, तो एक तो ये बेगर मेथड वाला फॉर्मूला और एक ये लाइन याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी कंस्ट्रेंट आता है तो उसको सेटिस्फाई फर्स्ट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट देन डिस्ट्रीब्यूट विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो आपको तो ये समझ लेना है कि अगर अलाइक ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो बेगर मेथड पे चले जाओ, क्या करना है, बस कोई कंस्ट्रेंट है तो उसको पहले सेटिस्फाई कर देना, बाद में लगा देंगे, क्लियर है क्या। तो किसका फॉर्मूला है, एन ऑब्जेक्ट्स को, एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स को आर पर्सन पे बांटने का, क्लियर हो गया। तो इस वाले को जितना अच्छे से देख पाओ उतना देख। अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। ये देखो, अब फॉर्मूला वही याद रखना है जो मैंने चीजें कि वो कंस्ट्रेंट पहले सेटिस्फाई कर देंगे, उसका क्या मतलब है। इसने क्या बोला, नंबर ऑफ पेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन। आर पर्सन में एन अलाइक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, सीधा सीधा लिख लो। अपने लिए क्या मतलब है इसका, अपने लिए क्या मतलब है, यही मतलब है कि अपने लिए अगर मेरे को एन अलाइक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो इसका मतलब मेरे लिए ये है, ये तो रहे मेरे आर पर्सन और ये रहे एन अलाइक ऑब्जेक्ट, इनको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। पर इसने बोल दिया सच दैट ईच गेट एटलीस्ट वन, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, कोई भी खाली हाथ नहीं जाए, ईच गेट एटलीस्ट वन, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। पहले कैसे कराएं, तो सबको एक एक दे देते हैं, एन पड़े थे इनमें से दे दिए सबको एक एक, तो कितने बच गए, कितने बच गए बच्चे, एक एक दे दिए, तो आर तो बट गए, कितने बचे, एन माइनस आर, एन माइनस आर। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो कंडीशन थी कि कम से कम सबको एक एक मिलना चाहिए, तो मैंने सबको एक एक दे दिया, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक ही तरीका था वो, अरे सबके सब ऑब्जेक्ट सेम थे तो एक ही तरीका था, इसलिए वो एक तरीका। अब ये बच के, अब इनको मैं कैसे भी बांट सकता हूं क्या, देखो मैंने एक एक दे दिया तो कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, सबके हाथ में कुछ ना कुछ तो है। अब ये जो बचे हुए हैं इनमें मेरे मन की मर्जी, किसी को कितने भी दे सकता हूं, मतलब विदाउट कंस्ट्रेंट बांट दें क्या, इनको विदाउट कंस्ट्रेंट बांट दें क्या, इनको विदाउट कंस्ट्रेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, विदाउट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, आर में, तो यहां आर माइनस वन, यहां आर माइनस वन, ये तो लिखना ही लिखना है, प्लस कितने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने, एन की एन माइनस आर, एन माइनस आर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला कब लगता है, जो यहां ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो क्या होते हैं, विदाउट कंस्ट्रेंट, वो ऑब्जेक्ट्स यहां पे आते हैं जो बिना कंडीशन बांटने हो, कितने, एन माइनस आर। तो बस तरीका याद रखना। ओए सर ये याद कर करना क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला केवल एक याद रखना है बेगर्स मेथड का, बाकी बकवास नहीं करनी है। क्या बोला, एक फॉर्मूला याद रखेंगे, कोई कंडीशन आएगा उसको पहले सेटिस्फाई कर देंगे, कोई कंडीशन आएगा उसको पहले सेटिस्फाई कर देंगे, क्लियर है क्या ये बात क्लियर है क्या। तो अब अपन चलते हैं दूसरे पे। देखो ये लिखा है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव, तो पहला तो क्या बोल रहे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस 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 xr, xr इक्वल टू एन। नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब देखो ये बेगर मेथड है, और नॉन नेगेटिव का मतलब इनके वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, इनके वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, xi बिलोंग्स टू w बोल रहा है, तो मतलब कोई कंडीशन नहीं है, मतलब इसका वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है। तो बेगर मेथड कोई कंडीशन नहीं है, तो क्या करोगे, देखो ये आर पर्सन्स रहे और ये एन ऑब्जेक्ट्स रहे, एन अलाइक ऑब्जेक्ट्स रहे और ये आर, कैसे है एन अलाइक, इसको लिख लो एक 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 एक, तो एन अलाइक ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा विदाउट कंडीशन, तो आर माइनस वन, क्या करना बच्चे, कितने बांटने हैं, कितने बांटने हैं, एन, तो एन यहाँ पे जोड़ दो, आ गया। और दूसरे वाले का याद नहीं करना है, इनको बस देखना है क्वेश्चन की तरह। हाँ, नंबर ऑफ पॉजिटिव, इस बार क्या बोला, इस बार क्या बोला, पॉजिटिव, मतलब इनके वैल्यूज कैसे आने चाहिए बच्चे, इनके वैल्यूज कैसे आने चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, तो इसका मतलब इनका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो मतलब वही बात होगी क्या कि सबको एक एक तो मिलना ही चाहिए, और एक एक तो देना ही चाहिए, मतलब इनका सबका वैल्यू कम से कम एक तो होना ही चाहिए क्या, तो बांट दो, सेटिस्फाई करा दो कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाई करा दो। अब कितने बचे, एन माइनस आर, तो बताओ एन माइनस आर को विदाउट कंस्ट्रेंट बांटना है क्या,
विदाउट एनी कंडीशन बांटना है। क्या क्या करोगे, कितने लोगों में बांटना है, आर में, आर ही लॉग है ना ये तो आर माइनस वन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोल मुझसे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितने ऑब्जेक्ट्स बांटने, प्लस एन माइनस आर। तो कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये आंसर आएगा, इसका ही आंसर है। क्लियर है क्या? तो कंडीशन समझ में आया तो क्या कि अगर कोई कंडीशन आएगा तो उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे, बाद में विदाउट कंस्ट्रेंट ही बांटेंगे, बेगर मेथड से ही बांटेंगे। क्लियर? बिल्कुल। तो देखिए अब क्वेश्चंस के अप्रोच कि क्वेश्चंस कितने जल्दी होते हैं। अब देखना ये है, हाँ पहली बार समझाने में मेरे को टाइम लगा, अब देखो क्वेश्चन कितने जल्दी होते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 20 आइडेंटिकल कॉइन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 बेगर्स। कितने भिखारियों में बांटना है, 8 में, 8 बेगर्स में बांटना है। कितने कॉइन्स, 20। 20 आइडेंटिकल, 20 आइडेंटिकल दिखते ही मुझे समझ में आना चाहिए क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 कितने लोगों में बांटने हैं इनको, 8 में, 8 लोगों में बांटने हैं, और कितने हैं, 20 आइडेंटिकल कॉइन्स, ये रहे 20 आइडेंटिकल, और ये रहे 8 बेगर्स, ये रहे 8 बेगर्स। पहले में क्या बोल रहा है, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट। तो भैया ये रहे 8 बेगर्स, ये रहे 20 ऑब्जेक्ट, क्या विदाउट एनी कंस्ट्रेंट, तो क्या r माइनस वन, 8 माइनस वन, 8 माइनस वन, कितने को बांटना है, 20 को, खत्म। तो ये आ जाएगा 27C7, इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा बोला क्या, ईच गेट एटलीस्ट वन, तो दूसरे वाले में क्या है, बांटना तो बेगर्स में ही है ना, तो बेगर्स में बांटना है, तो ये लिखेंगे, ये 8 बेगर्स लिखा और ये 20। तो भैया क्या चाहिए इस बार क्या चाहिए, सबको एक एक चाहिए, एटलीस्ट वन, एक एक दे दो। कितने बचे, 20 में से 8 बांट दिए, सर 4 ही बांटे, क्या बात कर रहा है, अरे यहाँ पे भी तो है। तो 20 में से 8 तो गए, तो कितने बचे, 12। इनको क्या करेंगे, अब इनको विदाउट कंस्ट्रेंट बांट देंगे, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट बांट देंगे। कितने लोगों में बांटना है, 8 में, तो क्या लिखोगे, C 8 माइनस 1, 8 माइनस 1। कितने ऑब्जेक्ट्स को बांटना है, 12 को, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 19C7। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो क्वेश्चन के आंसर इतने जल्दी आएंगे ना, और ये फॉर्मूला तो इतनी बार हो जाएगा कि बहुत ज्यादा। तो देखिए ईच गेट एटलीस्ट 2, तो वही है x1 प्लस x2 प्लस x3। देखो मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, x8 इक्वल टू 20, एच गेट एटलीस्ट 2, 2 दे दो सबको, 2 दिया, 2 दिया, 2 दिया, 2 दिया, कितना गया, 16 तो गया ना 8 में, तो बचा कितना, 4। अब 4 को विदाउट एनी कंस्ट्रेंट बांट देंगे। तो जो कंडीशन आती है उसको पहले सेटिस्फाई कर दो, खत्म, खत्म। तो देखो C 8 माइनस 1, 8 माइनस 1, कितना बांटना है विदाउट कंडीशन, 4, तो कितना हो गया बच्चे, 11C7, 11C7, खत्म। कुछ नहीं है, अब उसको याद कर लेते तो इसको क्या करते, और सर हम तो वैसे करते सर, पार्टीशन नहीं लगा लेते हम, हाँ तुम तो दीवार ही बना दोगे वहां, तो दूसरे कर रहे हो तो 1 सेकंड में कर लेंगे, पता चला दीवार, अच्छा सर उसमें हम तो प्लस्तर भी करने की सोच ही रहे थे, बकवास नहीं। हाँ क्वेश्चन करो, फॉर द इक्वेशन फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, और वो कैसे चाहिए भाई, पहले में क्या है, पहले में देखो दे आर नॉन नेगेटिव, मतलब 0, नॉन नेगेटिव का मतलब एक्स वाई जेड कैसे हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, और 20 तक कुछ भी। तो नॉन नेगेटिव मतलब कोई कंडीशन नहीं है भाई, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, और 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नॉन नेगेटिव का मतलब कोई कंडीशन नहीं है। तो 20 को बांटना है कितने में, 3 में, तो क्या करोगे, C 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, कितने को बांटना है, 20 को, खत्म। 22C2, 22C2, ये आंसर निकाल लेना, जो भी है 22 गुणा 21 बटे 1 गुणा 2, तो 11 गुणा 2 जो भी आएगा। हाँ सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, दे आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने का मतलब है, पॉजिटिव होने का मतलब ये इस बार इनका वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तो मतलब विदाउट कंडीशन तो नहीं बांट सकते भाई, तुम विदाउट कंडीशन बांटते तो तुम तो 20 के 20 किसी को देके चले जाते, तो वो तो नहीं हो सकता। इसलिए विदाउट मतलब कम से कम वैल्यू 1 तो होना ही चाहिए, क्या, तो 1 1 1, 3 दे दो, कितने बचे, 17। अब इनको बांट दो विदाउट कंडीशन, तो 3 लोगों में बांटना था, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, कितने बांटना है, 17, तो कितने आ गए बच्चे, 19C2, 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 याद, खत्म, बहुत सिंपल। तो कंडीशन आए उसको सेटिस्फाई करो, काम खत्म। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो बोलो
एक्स वाई, तो इसमें है थर्ड वाले में क्या बोला है कि एक्स मतलब एक्स वाई जेड तीनों ही लिखे हैं इन्होंने, एक्स ग्रेटर देन 3, वाई ग्रेटर देन 3 और जेड ग्रेटर देन 3। इस बार क्या बोल दिया, और था क्या इक्वेशन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, ये कंडीशन दे दी। तो मतलब सबका वैल्यू 3 या 3 से बड़ा, तो सबको 3 3 दे दो, सबको 3 3 दे दो, 3 3 3, कितने बचे, कितने बचे 17, 17 बचे। 17 को बिना कंडीशन बांट तो सी 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 और प्लस 17, तो 19 सी 2, 19 सी 2, क्या करा 17 कैसे बता दी, अरे 3 3 दिए बावड़े लोगों, 11 बचे ना, तो 11 बचे तो यहाँ 11 लिखो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, तो 13 सी 2, 13 सी 2 और 13। हाँ इसमें ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग वन है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा, करके देखो पहले। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो कंडीशंस खतरनाक है, तो कंडीशन क्या है, एक्स ग्रेटर देन 2 है क्या, और एक्स इंटीजर भी है, इक्वल टू 3 कर दूंगा, और ये y ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये z ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 कर दूंगा, -3 से बड़ा है और इंटीजर है, तो मतलब कहां पे जाके रुकेगा, माइनस तो पे ना। जब ये देखे 2 से बड़ा इंटीजर है तो वो 3 या 3 से बड़ा लिख सकता हूँ क्या। अब इसको करने का एक तरीका तो है, देखो ये कंडीशंस भयानक आ गई, इन कंडीशन का तो मतलब ही नहीं पता अपने को भी, तो मेथड 1 तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, इसको ऐसे कर लो, x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको भी ले आओ y + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और z + 2 ग्रेटर देन, इसको t1 मान लो, कुछ t1 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसको t2 मान लो, t2 ग्रेटर देन 0 आ गया, इसको t3 मान लो, t3 ग्रेटर देन 0, और अपनी इक्वेशन थी x + y + z 20। तो देखो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से, इसको t1 माना आपने, तो x का वैल्यू आ जाएगा t1 + 3, ऐसे ही y का वैल्यू क्या आ जाएगा t2 - 2, इन दोनों को इक्वल कर दो, इसको तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा t3 - 2, तो इनके वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, t1 + 3 t2 - 2 t3 - 2 इक्वल टू 20, तो क्या बनेगा t1 + t2 + t3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21, t1 + t2 + t3 इक्वल टू 21। देख लो भाई, अरे 3 4 वो तो कर लेंगे। अब देखो t1 t2 t3 कैसे हैं बच्चे, t1 t2 t3 देखो इंटीजर तो है, इंटीजर तो है और 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े, तो t1 t2 t3 पे कोई कंडीशन होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इनका मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, t1 0 या 0 से बड़े हैं, तो t1 का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या है, इस 21 को विदाउट कंडीशन बांटना है, 21 को विदाउट कंडीशन बांटना है, 21 को विदाउट कंडीशन अगर आपको बांटना हो कितने लोगों में, 3 में, तो क्या हो गए 3, तो यहाँ 2, 3 - 1 2, ये 2 + 1, तो कितना आ गया बच्चे 21c3, 21c3, ये बात समझ में आती है। तो ये तो था प्रॉपर इस टाइप से कि आप एकदम अगर बहुत खतरनाक कंडीशन आ जाए तो सब्सटीट्यूशन का यूज कर सकते हो, कि वो t1 t2 और t3 अपने को 0 से बड़ी थी, मतलब कि जो कंडीशन था अपने पास वो क्या था, अपने पास है कि 0 या 0 से बड़ा हो, तो फिर वो कोई कंडीशन ही नहीं होती, अगर मैं आपको 0 दे पाऊं तो वो कंडीशन ही नहीं है, तो इसलिए इस टाइप से कन्वर्ट करा कि ये कोई कंडीशन ही नहीं होती। क्लियर की बात। दूसरा सोचने का तरीका भी होता है इसका, वो कैसे, देखो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि x का मान 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, मतलब x को अपने को 3 तो देना ही पड़ेगा, क्या x को अपने को 3 तो देना ही पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर इसका मतलब ये है कि x का मान 3 या 3 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, इसको देना पड़ेगा, तो माइनस का मतलब ले सकते हैं क्या, तो ये तो ऐसा भिखारी है, अरे यार मेरे से ले जा दो, तो क्या बात कर रहे हो, दिलदार है भाई दिलदार। तो क्या बोल रहे हैं, y ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो ये बोल रहा है कि मेरे से ले जाओ, तो इसका मतलब अपन इसको तो 3 देना पड़ रहा था, ये बोल रहा है मेरे से ले जाओ, तो मतलब माइनस का दो, मतलब ले भी सकते हैं इसे, और ऐसे इससे भी क्या -2 ले भी सकते हैं। तो कितना आ गया बच्चे, अपन ने 3 इसको दे दिया, 20 में से 3 दे दिया और 4 ले लिए, 2 इससे लिए 2 इससे लिए, तो 4 तो अपन ने लिए, यहां से 3 इसको दिए, तो 1 अपने पास बचा, मतलब अब अपने पास 21 हो गया। क्या देखो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही गई,
भाई इसको 3 दिया, इससे 2 लिया, इससे 2 लिया, तो मैंने कितने लिए? 4 लिए और 1 दे दिया। 20 में से मैंने 3 तो दिए थे और 4 वापस ले लिए, तो मेरे पास 21 हो गए। अब कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। ये थोड़ा समझ देखो क्या हो, प्लस का मतलब था x को अपने को 3 देना पड़ रहा था, तो माइनस का मतलब क्या, अपन 2 ले भी सकते हैं। -2 का मतलब -2 ले भी सकते हैं, दिलदार। हाँ, तो इसलिए अब क्या आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद 21 आ गया। 21 को विदाउट कंडीशन बांट दो तो ये 23 आएगा ना यार, क्या बात कर रहे हो। तो 23C3 क्लियर है क्या। तो ये विदाउट कंडीशन, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर फीलिंग ये आ रही है तो विदाउट कंस्ट्रेंट बांटा, तो ये तरीका है। ये बात क्लियर है। तो कंडीशन या तो ऐसे प्रॉपर लिख के सेटिस्फाई कर लो, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि देना लेना खत्म। अब एक इस पे और अच्छा क्वेश्चन करते हैं अपन। तो ये देखिए जनाब, अब ऐसे क्वेश्चन x + y + z, इस कंडीशन को आप कैसे सेटिस्फाई कराओगे? इस कंडीशन को आप कैसे सेटिस्फाई कराओगे कि x का मान ये, y का मान ये, z का मान, तो इसको कैसे सेटिस्फाई कराओगे? इसको कैसे सेटिस्फाई कराएं? तो देखिए जनाब, इसको सेटिस्फाई कराने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर x का मान ऐसा होता कि 2 से बड़ा है तो मैं कर लेता, तो फिर तो हो जाता, वो 2 दे देते, सेटिस्फाई हो जाता। पर ये तो खतरनाक ही है। ये क्या बोल रहा है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिक्के तो मिले, जितने भी मेरे को मिले वो क्या 2 से ज्यादा मिले, 4 से कम। तो मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 3 और 4। देखो x इंटीजर है तो x के 2 ही मान हो सकते हैं क्या? तो ये तो खतरनाक ही चूजी है कि भाई आपके पास 20 होंगे, जो भी है आपके पास 20 ऑब्जेक्ट्स होंगे, मुझे क्या चाहिए? मुझे या तो 3 दे दो तो मेरा काम चल जाएगा, और 4 दे दो तो मैं खुश हो जाऊंगा। इससे ज्यादा मुझे नहीं लेना, मुझे या तो 3 लेना है या तो मुझे 4 लेना है। ये बेगर बहुत ही खतरनाक चीज। तो क्या बोल रहे हैं, या तो मुझे 3 दे दो या तो मुझे 4 दे दो। 3 दोगे तो काम चल जाएगा, 4 दोगे तो खुश हो जाएंगे। तो अब इसको सेटिस्फाई कैसे कराएं? तो ऐसे को सेटिस्फाई कैसे कराएं? तो इसके लिए बच्चों फिर केस बनाना इज द बेस्ट है, क्योंकि ऐसे तो होगा ही नहीं ना कि अपन कितने दें इसको, सर 3 देंगे तो फिर वो 5 मिल जाएंगे ना, विदाउट कंडीशन बांटने के। तो विदाउट कंडीशन अगर जैसे मान लो सर इसको 3 दे देते हैं और इनको विदाउट कंडीशन बांटते थे, तो एक केस ऐसा आएगा ना जो सबके सब तुम इसको दे दोगे तो इसके पास तो बहुत हो जाएंगे। तो इसके पास केवल 3 और 4 ही होने चाहिए, मतलब x के पास केवल 3 और 4 ही मिलने चाहिए। तो केस 1 है कि x को 3 दे दिया, x को 3 दे दिया, तो फिर क्या बचा? इसको 20 में से 3 गया तो y + z कितना बचा? 17। अब इसको 17 को विदाउट कंडीशन इसमें बांट दो। 17 को विदाउट कंडीशन बांट देंगे तो c 2 - 1 कितने को बांटना है? 17 को। तो कितना आ गया बच्चे? 18c1, मतलब कितना वैल्यू? 18। और ऐसे ही x को 4 दे दोगे तो केस 2 क्या है? x को 4 दे दो, केस 2 x को 4 दे दो तो y + z बराबर 4 दे दिया तो कितना बचा? 16। 16 को विदाउट कंडीशन बांट दो तो 2 - 1 + 16, तो ये कितना आ गया? 17c1, तो 17। तो ये 2 केस थे, इधर ऐसा करो और ऐसा करो, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा? आंसर क्या होगा? 18 + 17 दैट इज, मतलब 2 तरीके थे, या तो ऐसा कर लो और ऐसा कर लो। इधर इसको कितना दे दो? 3 दे दो और 4 दे दो। ऐसी कंडीशंस होती हैं तो अपन इनको सिंप्लीफाई कर डालते हैं, किससे? बेगर मेथड से। ये बात क्लियर है क्या? तो देखो बच्चे, चाहे इक्वेशन हो जिसके सॉल्यूशन आ रहे हो 0 1 2 3 इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन हो, या फिर बेगर मेथड से n अलाइक ऑब्जेक्ट्स को r में बांटना हो, तो वो बेगर वाला फॉर्मूला लगता है, बस उसमें अपने को कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, उसके बाद लगाना होता है। तो एक और देखते हैं अब ये वाला काम, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 अलाइक एप्पल्स, तो 10 आपके पास अलाइक एप्पल्स है, 5 अलाइक बनानाज है और 3 अलाइक ऑरेंजेस है। इनको बांटना है 3 बेगर्स में, सच दैट ईच गेट एटलीस्ट 1 एप्पल, मतलब एटलीस्ट 1 एप्पल करें। तो देखो 3 बेगर्स में बांटना है, तो अपने लिए x + x1 + x2 + x3 इक्वल टू कितना लिख दो बच्चे? 10 5 15 18 लिख देगा ना? गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि ये तो 10 है, ये तो सेम है, पर ये तो इनसे अलग है, तो 18 तो नहीं लिख सकते इसको।
भैया से तो अलग अलग, वो तो तब होता है जब सबके सभी सेम होते, सब सेम थोड़े ना, ये 10 एक जैसे, ये 5 एक जैसे, ये 3 एक जैसे, तो सबके सब तो सेम नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं लिख सकते। तो फिर इस काम को करने का तरीका सोचो, इस काम को कैसे करोगे तुम। अगर तुम्हें दिया जाए 10 एप्पल दे दे कि इनको बांटना है, पर याद रखना सबको एक, अरे एक एप्पल तो दो, कोई सबको एक एक एप्पल तो मिलना ही मिलना चाहिए, है ना, और बनाना जी बांटने, तो तुम इस काम को कैसे करते वो सोचो। तुम्हें दे दिया जाए था तो तुम इस काम को कैसे करते, ऐसे ही करते क्या सर हम पहले एप्पल को बांट लेते। तो पहले क्या करो, तो फर्स्ट में आप क्या करोगे, सबसे पहले काम कर लो, एप्पल का काम निपटा देते हैं सर, एप्पल का निपटा देते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, सबसे पहले एप्पल का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, कितने 10 है, और सबको एक एक मिलना चाहिए एप्पल, तो एक दिया एक दिया एक दिया, कितने होते 7। अब 7 को विदाउट एनी कंस्ट्रेंट बांट दो, जो कंस्ट्रेंट था वो तो सेटिस्फाई हो गया, जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हो गई, तो 7 को विदाउट कंस्ट्रेंट बांटो, कितने लोगों में 3 में, तो c 3 माइनस 1 3 माइनस 1 और प्लस कितने को बांटना है 7 को, तो कितना आ गया 9c2, 9c2 9 8 तो 36 है। अब क्या करोगे, अब चलो सर बनानास को बांट देते हैं, तो अब बांट देते हैं अपन बनानास को, तो उसमें भी लोग तो 3 ही, कितने बनाना है अपने पास एक जैसे 5, तो 5 को बांटना है। अब बनाना पे कोई कंडीशन है क्या, कुछ नहीं, अकेले बांटने बांट तो 5 को बांटना है 3 में विदाउट कंडीशन, तो c 2 3 माइनस 1 2 और ऊपर 2 प्लस कितना बचे 5 को बांटना है, तो 7c2 तो 21 आ गया, 7 6 2 तो 21। ऐसे ही आप किसको बांट दोगे, अब किसको बांटना है बताओ, ये ऑरेंज को बांटना है, ऑरेंज को बांटना है, तो भी क्या करोगे x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू बच्चे कितने 3, तो 3 ऑरेंज, कोई कंडीशन नहीं है तो सीधा बांट दो, 3 माइनस 1 2 और 2 प्लस 3 तो 5 5 4 2 10। तो आपका काम पूरा कब होगा, आपका काम पूरा कब होगा, जब आप एप्पल भी बांट चुके होंगे, आप बनाना भी बांट चुके होंगे, आप ऑरेंज भी, तो आपका काम पूरा कब होगा, जब आप एप्पल बांटेंगे, और इस तीनों काम करेंगे तभी तो आपका काम होगा। सर एप्पल बांटते हैं काम चल जाए ना, सबके बांटते हैं, तो एप्पल बांट के नहीं भाग सकते आप, तो पहले एप्पल बांटने के कितने तरीके आ गए 30, फिर बांटोगे आप क्या बनाना उसके 21, फिर किसको बांटोगे ऑरेंज, तो ये नंबर ऑफ एज। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग लगाएगा कि हाँ अलग अलग टाइप की चीजें आपको बांटनी हो तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि अपने को दिया जाता तो कैसे करते अपन। बाकी ध्यान रखना बांटना क्या है, अलाइक ऑब्जेक्ट से बट रहे हैं यहाँ पे, बस वो 3 टाइप के थे, तो पहले एक टाइप बांटा, फिर दूसरा बांटा, फिर तीसरा बांटा, ऐसा भी होगा काफी बार। क्लियर है क्या? अब है क्या बताओ रे, फ्रॉम 10 किटकैट 5 डेयरी मिल्क 2 5 स्टार 3 कैडबरी, इफ सेम टाइप ऑफ चॉकलेट्स आर अलाइक, सेम टाइप की जो चॉकलेट है वो एक जैसी है, मतलब 10 के 10 किटकैट एक जैसी, और ये डेयरी मिल्क एक जैसे, 5 स्टार एक जैसी, कैडबरी भी एक जैसी। क्लियर है? तो ये तो ठीक है सर। तो बताओ 2 चॉकलेट लेने का तरीका, अरे सर मैं तो वो ले जाऊंगा, उसको वही पसंद है, एक ही तरीका। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होते हैं, वो ठीक है। तो कितनी चॉकलेट्स लेनी है आपको, 2 चॉकलेट लेनी। तो इसमें कहां से आ गया सर ये, वो तो बांट रहे थे, अब तो अपने को लेनी है। तो वैसे जितने तरीकों से दे सकते हो उतने ही तरीकों से ले भी सकते हो, या तो ऐसे सोच लो, या फिर थोड़ा अच्छा करते हैं। देखो मेरे पास क्या है, एक डब्बा पड़ा है उसमें 10 किटकैट पड़ी है, एक और डब्बा है उसमें 5 डेयरी मिल्क है, एक और डब्बा है उसमें 2 5 स्टार है, एक और डब्बा है उसमें 3 कैडबरी है। अब मुझे क्या चाहिए, इन सब डब्बों से मैं कुछ कुछ चॉकलेट्स लूंगा। देखो अपना मैथमेटिकल वो जो था ना, वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा अपने को यहाँ पे, कि मुझे इसमें से कुछ उठानी है, इसमें से कुछ उठानी है, इसमें से कुछ और इसमें से कुछ, और इन सबका सम कितना आना चाहिए बच्चे, 2। तो पहले क्वेश्चन के लिए x मान लो इसमें से उठाई, x2 इसमें से उठाई मैंने, x3 इसमें से उठाई और x4 इसमें से, इन सबका सम कितना आना चाहिए, 2। x1 इसमें से उठाई, x2 इसमें से, x3 इसमें से, x4 इसमें से, और सब की सब चॉकलेट्स का सम कितना आना चाहिए, 2। तो मैं देखो कितनी भी चॉकलेट्स यहां से उठा सकता हूं, मतलब कितनी उठानी है, 2, दोनों की दोनों में यहां से उठा सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 0 0 0, या फिर मैं दोनों की दोनों यहां से उठा लूं,
तो बाकी जगह से 0 0 उठाऊंगा, या फिर दोनों यहाँ से तो बाकी सब जगह से 0 0, या दो यहाँ से, या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ एक इसमें से एक इसमें से, या फिर एक इसमें से एक इसमें से। तो मतलब क्या हुआ कि मैं ये चॉकलेट है वो कहीं से भी उठा सकता हूँ और कितनी भी उठा सकता हूँ, मतलब 2 से ज्यादा नहीं, पर 0 उठा सकता हूँ, 1 उठा सकता हूँ, 2 उठा सकता हूँ। इसका मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के, भाई यही तो करना है कि टोटल इन सब का सम 2 आना चाहिए और इनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे x1 x2 x3, x1 x2 x3 x4, इनका वैल्यू क्या हो सकता है 0 1 2। तो मतलब कोई भी प्रतिबंध कंडीशन नहीं है और इनका सम 2 होना चाहिए। तो मतलब यही हो गया क्या मेरे लिए, तो ये मेरे 4 बेगर और ये 2, तो 4 लोगों में 2 को बांटना है, 4 लोगों में 2 को, तो क्या आएगा C 4 - 1 4 - 1, बांटना कितने को है 2 को, खत्म। तो कितना हुआ है 5C3, 5C3 का कितना 10 वेज, 5C3 का 10 वेज है। अब बात करते हैं इसकी कि 3 चॉकलेट हो तो 3 चॉकलेट वाले टाइम x1 + x2 + x3 + x4 कितना आ जाएगा बताओ, 3 आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर किसी में से कितनी भी उठा सकते हो, तो यहाँ पे दिक्कत है, इसमें तो तुम 3 की 3 उठा सकते हो, इसमें से भी कितनी उठा सकते हो, इसमें भी खूब है, इसमें दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा, इसमें 2 ही चॉकलेट है तो इसमें से 3 उठा ही नहीं सकते, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा कि अपन विदाउट कंस्ट्रेंट तो नहीं बांट सकते, क्योंकि यहाँ तो दिक्कत आ गया कि 2 आप इसका मान तो 3 हो ही नहीं सकता, ये कानट भी इक्वल टू 3 तो ये हो ही नहीं सकता, तो इसमें से 3 उठा सकता हूँ, मतलब बाकी में से तो 3 3 उठा सकता हूँ पर इसमें से नहीं उठा सकता। तो अपन तो टोटल वेज देख लेते हैं। देखो एक ही जगह तो दिक्कत आई कि इसमें से आप 3 नहीं उठा पाएंगे क्योंकि इसमें 3, बाकी तो देखो मैं किसी इसमें तीनों की तीनों उठा सकता हूँ, इसमें तीनों की तीनों, इसमें तीनों की तीनों, तो मतलब इसके जितने नंबर ऑफ वेज आ सकते हैं वो सब ले लूंगा, तो कितना आएंगे बताओ, 3 बांटना है 4 में, तो 4 - 1 4 - 1 और 3, तो कितना आ गया 6C3, 6C3 अपना आ गया, 6C3 आ गया। अब उसमें एक तरीका वो भी काउंट हो गया जिस बार आपने यहां से 3 लिए होंगे, आपने यहां से कितने ऑब्जेक्ट लिए होंगे 3, और यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, तो एक तरीका ये है जो अपना अनफेवरेबल है, भाई ये हो ही नहीं सकता ना, यहां से 3 चॉकलेट उठा ही नहीं सकते, तो एक ऐसा तरीका है जब आपने यहां से 3 चॉकलेट उठाई थी तो वो तरीका माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, तो ये तरीका कितना आता है 20 - 1 तो 19, तो इसके 19 वेज आ गए और इसके जितने थे 10 वेज, जो 2 चॉकलेट उठाने के थे 3 उठाने के थे। तो मतलब देखो छोटा मोटा कोई दिक्कत भी होगा ना तो अपन उसको माइनस कर देंगे, काउंट करके माइनस कर देंगे। अरे गिन गिना के माइनस कर दिया ना, वो कि एक में दिक्कत आ रही थी, अच्छा था वो एक तरीका अनफेवरेबल था उसको माइनस कर दो, टोटल में से उसको माइनस कर दिया। तो ध्यान देना ये मैथमेटिकल मॉडल है, अपने काफी बार हेल्प करेगा कि यहां से x1, यहां से x2, यहां से x3, यहां से x4 सबका सम 2, तो 2 करे बराबर 3, तो अपने लिए मैथमेटिकल मॉडल बना लेना काम हो जाएगा। अब देखो कई बार ऐसा हो सकता है, अब यहां से 5 चॉकलेट उठानी होती तो फिर तो बच्चे इसमें से भी नहीं उठा सकता मैं, इसमें से भी नहीं, तो बहुत केस आ जाते क्या। तो यही आगे का क्वेश्चन है, अगर मेरे को 5 चॉकलेट्स उठानी होती, पहले क्वेश्चन का लेवल देख लो, एडवांस कैटेगरी का एवरेज क्वेश्चन है, अगर 5 चॉकलेट्स उठानी होती तो बहुत से केस आ जाते क्या, भाई मैं इससे इतनी नहीं उठा सकता, इससे इतनी नहीं उठा सकता, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही चॉकलेट है, यहाँ 3 चॉकलेट है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है, तो देखो इसमें से 3 भी नहीं आनी चाहिए, इसमें से 4 भी नहीं उठा लेनी चाहिए, इसमें से 5, मतलब इसका मान क्या हो सकता है केवल 0 1 2, इसका मान क्या हो सकता है 0 1 2 3। तो जब आप बिना प्रतिबंध बांटोगे तो इसको एक बार 5 भी मिलेगा, इसको एक बार 4 भी मिलेगा, इसको कुछ बार 4 मिलेगा, कुछ बार 5, वो सब तरीके माइनस करने पड़ेंगे। तो अगर आप बेगर्स मेथड लगाना चाहते हो तो बहुत भयानक हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करें जब बहुत ज्यादा केस बन जाए, अगर बेगर से बहुत ज्यादा केस बन जाए तो इसका एक बड़ा होता है कुछ, बेगर है मल्टीनोमियल का स्पेशल केस है, मल्टीनोमियल थ्योरम, इसका ये स्पेशल केस होता है। और बच्चे मल्टीनोमियल थ्योरम क्या होता है, ये लगाते हैं तो बहुत लंबा जाता है, प्रोसीजर होता है और लंबे कैलकुलेशन जाते हैं, पर ये बेगर क्यों होता है, बेगर उसी का एक स्पेशल केस है। तो अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम सर मल्टीनोमियल से सब क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर बेगर पढ़ने की जरूरत ही क्या है। तो ये मैं बता दूं, देखो बेगर से आंसर बहुत जल्दी आते हैं
और 90 क्या 99% क्वेश्चंस बेगर से हो जाते हैं। तो 1% क्वेश्चंस जो टफ है, जो आईआईटी एडवांस लेवल से भी, मतलब एडवांस में भी बहुत कम बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन आते हैं मल्टीनोमियल। और वो क्वेश्चन है कितने, 1%। तो 99% बेगर से हो जाएंगे, इसलिए बेगर्स मेथड अपन पहले पढ़ें और मल्टीनोमियल बाद में बताया जाएगा। बाकी उसमें लेंदी और टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो कभी कभार ही आते हैं। जो अपने रेगुलर क्वेश्चंस है वो मल्टीनोमियल से। या फिर आपको याद आ रहा हो तो इसका तरीका तो दूसरा भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट वे तो है मल्टीनोमियल। दूसरा याद है वीडियो नंबर 11 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या तो अपन ने पढ़ा था परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट टेकन सम एट ए टाइम, वीडियो नंबर 11 में जाके देखना, वहां पे भी एक ऐसा सा क्वेश्चन किया था। तो उससे भी हो सकता है, वो केस बना के सिलेक्शन वाला, केस बना के सिलेक्शन करने वाला है ना, केस एंड सिलेक्शन। तो ये वीडियो नंबर 11 से भी आप इसको कर सकते हैं। ये बात क्लियर है क्या? तो इसलिए वहां से देख लेना। बाकी ये मतलब अब समझ में आना चाहिए कि बेगर मेथड में अगर बहुत केस बनने लग जाए ना, तो इसका मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन। जैसे इसमें बन रहे थे बहुत से कि इसमें 5 ले लिए, इसमें से 0, इसमें से 0, इसमें 0, वो तरीके माइनस करने, इसमें से 5, इसमें से 0, इसमें 0, इसमें से 4, इसमें से 1, इसमें से 0, ये सब तरीके माइनस करने पड़ते क्या, और ऐसे भी बहुत से तरीके हो रहेंगे। इसलिए वहां मल्टीनोमियल यूज कर लेंगे। सर इसका आंसर देखेंगे प्रॉपर टाइम आने पे, ठीक है क्या? तो देखिए डीपीपी है, सब क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें कोई दिक्कत आता है, इसका अपने पास ये रहा आंसर की है, दिक्कत आता है तो इसके लाइव क्लास होता है, कैसे ज्वाइन करना है वो देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस गूगल कोड से मिल। क्लियर है क्या? फिर भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हो, और अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।